इंडियन इकोनॉमी का ये चैप्टर है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इशूज। ठीक है, इसका पहला पार्ट हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। पहले पार्ट में मेनली हमने कवर किया था एम्प्लॉयमेंट के बारे में, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेबर फोर्स देखा था हमने, वर्क फोर्स क्या होता है समझा था, और एक दो टॉपिक को हमने और वहाँ पे कवर किया था। ठीक है, इस वाले वीडियो में हम मेनली कवर करने जा रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट, कितने तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, किस रीजन से अनएम्प्लॉयमेंट होता है, और क्या कुछ स्टेप्स लेकर हम अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल कर सकते हैं। जो हम चैप्टर को अपना शुरू करते हैं, पहले देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या कुछ कवर करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम पहले कवर करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स, कि किस सेक्टर में कितने परसेंट लोग काम करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में कितने परसेंट लोग काम करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में कितने परसेंट लोग काम करते हैं, और टर्सरी सेक्टर में कितने परसेंट लोग काम करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जॉबलेस ग्रोथ, कि जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है, मतलब कि एक ऐसा ग्रोथ जो कि ग्रोथ तो है लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर रहा है। ठीक है, जॉबलेस ग्रोथ समझेंगे किस कारण से होता है। उसके बाद हम देखेंगे चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर देखेंगे, उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट, कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और लास्ट में रहेगा गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मतलब गवर्नमेंट क्या कुछ कर रही है अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने के लिए या क्या स्टेप्स वो लेती है। समझते हैं हमारा पहला टॉपिक जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है ना, यहाँ पे एक चार्ट बना लिया है, एक ऐसा ग्राफ बना लिया जिसके अंदर से लिखा हुआ है कि प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं, सेकेंडरी में कितने परसेंट काम करते हैं, और टर्सरी में कितने परसेंट काम करते हैं। जब भी आप अपने एग्जाम के अंदर आंसर लिखें तो एक ऐसा ग्राफ बना देने से होता है क्या ना, एग्जामिनर को अच्छा लगता है, रिप्रेजेंटेशन करने का ही अच्छा तरीका है। ठीक है, बहुत सिंपल ग्राफ बनाना होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या है कि आंसर थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव, ज़्यादा क्रिएटिव दिखता है। तो ऐसा ग्राफ आप ही बनाने का ट्राई करें। यहाँ देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनकी संख्या है, उनका नंबर है 48.9%, ये लगभग 49% होता है। ठीक है, 48.9% लोग काम करते हैं प्राइमरी सेक्टर में। वैसे ही टर्सरी सेक्टर में काम करते हैं 26.8% लोग, और सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं 24.3% लोग। और क्या है ना, जितने भी हमारे इंडियन इकोनॉमी में, हमारे इंडिया कंट्री में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, उसको मेनली हमने कैटेगराइज कर लिया है 8 डिवीजन में, 8 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया है। तो समझते हैं किस इंडस्ट्री को किस सेक्टर में हम काउंट करते हैं। तो पहला तो है प्राइमरी सेक्टर, इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं एग्रीकल्चर को और माइनिंग को। एग्रीकल्चर और माइनिंग को हम रखते हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर। वैसे सेकेंडरी सेक्टर में हम रखते हैं मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और कंस्ट्रक्शन। और लास्ट टर्सरी सेक्टर में हम रखते हैं ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज एंड सर्विसेज को। ये 8 डिवीजन में सारे ही इंडस्ट्री को हमने मेनली कैटेगराइज कर लिया है। और ये नीचे जो ग्राफ बनाया है इसमें क्या है, इसमें कितने परसेंट लोग किस सेक्टर में काम करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन के लिए, प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं 48.9% लोग, सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं 24.3% लोग, ठीक है, 24.3% लोग, और टर्सरी सेक्टर में काम करते हैं 26.8% लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है? जॉबलेस ग्रोथ कहता है कि जॉबलेस ग्रोथ रेफर्स टू अ सिचुएशन when the economy is able to produce more goods and services without a proportionate increase in employment opportunity। क्या मतलब है इसका, कि एक ऐसा सिचुएशन जहां पे प्रोडक्शन तो हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में उतना जॉब क्रिएट नहीं हो पा रहा है। मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज तो प्रोड्यूस कर रहे हैं हो रहा है, लेकिन जितना जॉब क्रिएट होना चाहिए था उसके अकॉर्डिंग उतना जॉब क्रिएट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। अब यहाँ पे क्वेश्चन है किस कारण से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन जॉब क्रिएट नहीं हो पा रही है। उसका आंसर टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी के कारण मान लीजिए कि एक मशीन पहले 1 घंटे में 5 चीज़ें बना लिया करती थी, अब टेक्नोलॉजी बढ़ जाने के कारण क्या है कि मशीन अब 10 चीज़ें बना दे रही है, जिसके कारण से प्रोडक्शन तो बढ़ गया है लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ी है, नहीं क्रिएट हो पा रही है। तो जॉबलेस ग्रोथ का एक बड़ा रीज़न क्या है, एक बड़ा रीज़न है टेक्नोलॉजी। ठीक है, ठीक है। दूसरा एक और रीज़न हो सकता है कि जिस संख्या में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है, जिस संख्या में पॉपुलेशन बढ़ रहा है उतना जॉब क्रिएट नहीं हो पा रहा है। तो अगर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रहा है तो देखने में तो यही लगेगा कि प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है लेकिन जॉब क्रिएट कम हुआ है ना। तो पॉपुलेशन एक रीज़न है, लेकिन मेनली इसका रीज़न हम टेक्नोलॉजी को दे सकते हैं कि पहले मशीन अगर 1 घंटे में 5 आइटम बना लिया करती थी, 5 गुड्स
बना लिया करती थी। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी के बढ़ जाने से एक ऐसा मशीन आ गया जो कि 1 घंटे में 10 गुड्स बना सकती है, तो प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही है। इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? इस सिचुएशन को हम बोलेंगे जॉबलेस ग्रोथ। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है, यहाँ पे बहुत सारी बातें समझने को भी है। टॉपिक का नाम है ट्रेंड इन एम्प्लॉयमेंट सेक्टर वाइज। यहाँ ध्यान से देखें आप सब, प्राइमरी सेक्टर में 1972-73 के टाइम पे 74.3% लोग यहाँ पे, ठीक है, मार्क कर लेते हैं, 74.3% लोग काम करते थे प्राइमरी सेक्टर में। बाद में जब 2000 के टाइम पे यहाँ पे ये घट के हो गया 60.4, और जब 2011-12 जो हमारे बुक में लेटेस्ट डेटा है जिस ईयर के अकॉर्डिंग, तब ये और घट के हो गया 48.9, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे समझ लेते हैं, जिस भी कंट्री का ज़्यादा से ज़्यादा वर्कफोर्स अगर प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड करता है, यानी एग्रीकल्चर या माइनिंग पे डिपेंड करता है, उस इकोनॉमी को हम अच्छी इकोनॉमी नहीं मानते, ठीक है, वीक इकोनॉमी मानते हैं। उसका रीज़न हम आगे देखेंगे जब हम पढ़ेंगे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में समझेंगे, तो वहाँ पे हमें समझ में आएगा कि ज़्यादा लोग अगर फार्मिंग पे डिपेंडेंट है या माइनिंग पे डिपेंडेंट है, मतलब प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है, उसकी इकोनॉमी वीक रहती है क्योंकि उसके अंदर प्रोडक्शन कम हो पाता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट ज़्यादा नहीं हो पाता है, इस कारण से उसको वीक मानते हैं। स्ट्रॉन्ग मानते हैं हम जब ज़्यादा वर्कफोर्स काम कर रही हो सेकेंडरी यानी कि मैन्युफैक्चरिंग वाले सेक्टर में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे इंडिया के अंदर क्या है कि 1972-73 के टाइम पे हमारे सेकेंडरी सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग वाले सेक्टर में 10.9 था अगर 72 के टाइम पे, तो ये बढ़ के 15.8 हो गया है 2000 के आसपास, और 2011-12 के आसपास ये और बढ़ के हो गया 24.3। ये बहुत अच्छा साइन है हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए कि जो सेकेंडरी सेक्टर है वो लगातार इंप्रूव कर रहा है। अगर 10.9 था 1972 के आसपास, तो ये बढ़ के हो गया 15.8 1999-2000 के आसपास, और 2011-12 के आसपास ये और बढ़ के हो गया 24.3। जैसा कि मैंने अभी क्या बताया कि प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट जितना कम होता है इकोनॉमी उतना ही अच्छा होता है। तो हमारे लिए एक और अच्छा साइन क्या था, प्राइमरी सेक्टर में 1972 के आसपास अगर 74 था, आगे जाके ये घटा, उसके बाद फिर और घट गया है। और जब लेटेस्ट डेटा आएगा अभी 2011-12 के बाद जो डेटा आएगा, नया बुक पब्लिश होगा, उसके अंदर हम देख सकते हैं, अगर हम कभी इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे दोबारा से 12th के बाद अगर पढ़ते हैं, तो हम देख सकते हैं कि और 48.9 ये और घट के कुछ और हो गया होगा, ठीक है, लेकिन घटा होगा। और वहीं पे सेकेंडरी सेक्टर क्या हुआ और इंप्रूव हुआ होगा। ये अच्छा साइन है हमारे कंट्री की इकोनॉमी के लिए। वैसे यहाँ पे टर्सरी सेक्टर में क्या है, पहले 14.8% लोग काम करते थे यहाँ पे 1972-73 के आसपास, ये बढ़ के हुआ 23.8 1999 एंड 2000 के आसपास ये बढ़ा, और 2011-12 2011-12 के आसपास ये और बढ़ के हो गया 26.8, ठीक है। ये भी एक अच्छा साइन है कि लगातार जो हमारा वर्कफोर्स है वो मूव कर रहा है प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी या तो टर्सरी की तरफ, ठीक है, ये अच्छा साइन है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, अगर आप याद रख पाए तो बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। बहुत ही आसान टॉपिक है, इस टॉपिक को क्लास 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। फॉर्मल सेक्टर किसे कहते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर किसे कहते हैं, एक बार फिर से यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। फॉर्मल सेक्टर क्या कहता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन 10 या 10 से ज़्यादा लोगों को काम दे रही है, 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम दे रही है, उसे कहते हैं हम फॉर्मल सेक्टर, ठीक है। फॉर्मल सेक्टर 10 या 10 से ज़्यादा लोग को अगर वो हायर करती है, उसे कहते हैं फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1, जो लोग फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स, ठीक है, आसान है बहुत, फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स। उसके बाद क्या बोला हुआ है कि जो वर्कर्स होते हैं फॉर्मल सेक्टर के, उनको कुछ स्पेशल सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी मिलता है, जैसे कि उनको पेंशन मिलता है, जैसे कि उनके लिए प्रोविडेंट फंड का भी फैसिलिटी है, और भी कई फैसिलिटी हैं जो लोग काम करते हैं फॉर्मल सेक्टर में। उसके बाद क्या लिखा है, तीसरे पॉइंट में क्या है, यहाँ पे तीसरे पॉइंट में है कि गवर्नमेंट ने कुछ लेबर लॉज बनाए हुए हैं। लेबर लॉ क्या है, वो प्रोटेक्ट करते हैं फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स को। जैसे कि अगर किसी वर्कर के साथ जो कि फॉर्मल सेक्टर में काम करता है, उसके कुछ इंजस्टिस हो रहा है, इंजस्टिस जैसे कि उससे ज़्यादा काम करवाया जा रहा है, या उसको वेज कम दिया जा रहा है, या किसी और तरीके का इंजस्टिस, तो वो क्या कर सकता है, वो लेबर लॉज के अकॉर्डिंग वो केस कर सकता है और अपने लिए जस्टिस के लिए वो लड़ सकता है, ठीक है।
लेकिन लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कोई भी लॉ नहीं है, समझेंगे उससे भी, लेकिन गवर्नमेंट प्रोटेक्ट देम थ्रू लेबर लॉ, ठीक है, आपको समझ में आ गया। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में क्या बोलते हैं कि टोटल 7% जो वर्कफोर्स का है, कल के पार्ट 1 में हमने वर्कफोर्स किसे कहते हैं, कितने मिलियन लोग वर्कफोर्स में हैं इंडियन इकोनॉमी में लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग, और उस टोटल पॉपुलेशन का, टोटल वर्कफोर्स का 7%, सिर्फ 7% जो है जो कि फॉर्मल सेक्टर में है, ठीक है। अब समझते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर को हम बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। उसके अंदर जो वर्कर काम करते हैं उसे कहते हैं हम इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स, इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि किस लोग को हम कहेंगे इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स। तो पहले तो फार्मर्स हो गए, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हो गए, उसके बाद ओनर्स ऑफ स्मॉल एंटरप्राइज। ओनर्स ऑफ स्मॉल एंटरप्राइज किसे, जिसके अंदर 10 से कम लोग काम करते हैं उसे क्या कहेंगे, ओनर्स ऑफ स्मॉल एंटरप्राइज। इन तीन मेनली, इसके अलावा और भी कई कैटेगरी हैं, लेकिन मेनली इन तीनों को हम काउंट करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। जैसे कि ठेले वाला, सब्जी वाला, या कोई भी छोटा मोटा काम करता है, छोटा बिजनेसमैन है जो कि अकेले काम कर रहा है, उन सबको हम काउंट करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है, बहुत ही अपने आप में समझने वाली बात है कि कोई भी गवर्नमेंट का ऐसा लॉ नहीं है जो कि इनफॉर्मल सेक्टर को प्रोटेक्ट कर पाए, मतलब कि लेबर लॉ जो है वो इनके लिए काम नहीं करता, इनको हेल्प नहीं कर पाता है वो। और फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है 90% लोग काम करते हैं, वर्कफोर्स का 90% लोग हैं जो कि काम करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ये अच्छी बात तो नहीं है कि इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, और अगर 90% लोग अगर इनफॉर्मल सेक्टर में है तो गवर्नमेंट को ऐसा लॉ बनाना चाहिए, ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए जो इनके भी राइट्स को, इनके भी इनजस्टिस के अगेंस्ट वो काम कर सके, ठीक है। ये इनको अगर कोई प्रॉब्लम होता है इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स को, तो भी जाके अपने लिए जस्टिस मांग पाएँ या तो अपने लिए लड़ पाएँ, तो ऐसा लॉ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 90% जो वर्कफोर्स का है वो काम कर रहा है इंडिया का। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और हमारा आ गया है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की बात तो कम से कम लोग ही करते हैं, लेकिन ज़्यादा बातें जो होती हैं वो है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। जब काम नहीं मिलता, जब रोज़गार नहीं होता है, कुछ काम करने को नहीं होता है, जब पैसे नहीं कमा पाते हैं, तभी सबसे ज़्यादा बात होती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, पहले इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट बट डू नॉट गेट वर्क। क्या मतलब है कि कोई भी ऐसा एक सिचुएशन जहाँ पे कोई भी इंसान काम करने के लायक तो है, उसके पास स्किल है, वो काम करना चाहता है, काम करने के लिए अवेलेबल है, और जो एग्जिस्टिंग रेट है, अगर किसी काम के करने को बदले 100 रुपये मिल रहे हैं तो 100 रुपये पे काम करने को तैयार तो है और स्किल भी है, लेकिन फिर भी उसे काम अगर नहीं मिल रहा है तो ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे इंसान काम करने को तैयार है, स्किल है, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करने को तैयार है, फिर भी काम ना मिलना, इसे कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अब समझते हैं कि कितने टाइप्स होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, कितने टाइप्स होते हैं। तो पहला होता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, एक होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, और एक होता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। डिसगाइज्ड, सीजनल, और तीसरा होता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज समझते हैं पहले, डिसगाइज क्या होता है। डिसगाइज समझते हैं, रेफर्स टू अ स्टेट इन विच मोर पीपल आर इंगेज्ड इन अ वर्क देन रियली नीडेड। जरूरत से ज़्यादा किसी काम में लोग इन्वॉल्व हैं। अगर किसी काम में 4 लोग की जरूरत है, वहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर किसी काम को 4 लोग मिलकर कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं 4 लोगों से, तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं फार्मिंग के फील्ड में मिलता है, जहाँ पे किसी एक फील्ड में खेती करने के लिए एक इंसान काफ़ी है, लेकिन वहाँ पे 3 या 4 लोग डिपेंडेंट हैं उस खेत पे, या तो 3 से 4 लोग काम कर रहे हैं उस खेत में, तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होना किसी काम में। उसके बाद है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे एक सीजन में लोगों के पास काम तो होता है, लेकिन उस सीजन के बीत जाने के बाद फिर उनके पास काम नहीं होता है। ये भी हम देख सकते हैं फार्मिंग के, एग्रीकल्चर के फील्ड में, जहाँ पे मेनली 3 या 4 महीने का काम होता है फार्मर्स के पास, जब उनके पास खेती करनी होती है, लेकिन बाकी के 8 या 9 महीने में, या जब उनके पास खेती करने के लिए नहीं होता है, तब वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब उनके पास काम तो है, लेकिन एक ही किसी पर्टिकुलर सीजन में काम आता है और फिर उनके पास काम नहीं आता है, तो क्या बोलेंगे इसको, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा क्या है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी बहुत आसान है, क्या कहता है कि रेफर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट इन विच पर्सन्स आर एबल एंड विलिंग टू वर्क एट प्रीवेलिंग वेज रेट बट फेल टू गेट वर्क। क्या मतलब,
जो वेज रेट डिसाइड है उस पर काम करने को इंसान तैयार है, काम करने के लायक है, उसके पास स्किल है, काम करने के लिए अवेलेबल है, लेकिन काम नहीं मिल रहा है, क्या बोलेंगे? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्या आप फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं? इंसान के पास स्किल है, काम करने को तैयार है, जो वेज रेट है उस वेज रेट पे काम करने को तैयार है, लेकिन फिर भी काम का ना मिलना, ये कहलाता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं किस रीजन से अनएम्प्लॉयमेंट होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 9 ऐसे रीजन है जिसके कारण से अनएम्प्लॉयमेंट होता है। कुछ इंपॉर्टेंट वाले को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस 9 के अंदर अगर आप 4 या 5 या 6 भी अच्छे से याद रख पाते हैं, एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन अगर पूछा जाता है आपसे, तो आपका आंसर बहुत ही एक अच्छा आंसर होगा। ठीक है, एक एक करके समझते हैं सबको। पहला बोलते हैं स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, बहुत इंपॉर्टेंट है स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जब आपने अपने चैप्टर में पढ़ा होगा 5 ईयर प्लान के बारे में, 5 ईयर प्लान, जब हमारी इंडियन इकोनॉमी, जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ था, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, तब रशिया से एक आइडिया हमारी कंट्री ने लिया था 5 ईयर प्लान का, जिसके अंदर डिसाइड किया गया था कि हर 5 साल हम पर्टिकुलर सेक्टर पे ध्यान देंगे और अपने कंट्री को हम ग्रो करवाएंगे। तो जो भी स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसमें क्या हुआ कि जितना भी इंडियन इकोनॉमी के अंदर, जितना भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि हम इतना ग्रोथ रेट रखेंगे, इतना ग्रोथ रेट हम अचीव करने की कोशिश करेंगे, उतना हो नहीं पाया, कभी भी उतना हो नहीं पाया, जिस कारण से क्या हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली गई। अगर ग्रोथ रेट जितना डिसाइड है, जितना सोचा गया, जितना प्लान किया गया था, अगर उतना अचीव नहीं हो पा रहा है, इसका क्या मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या बढ़ती गई। उसके बाद क्या है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्या मतलब है? पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा बढ़ना। जैसे कि आपको पता होगा हमारी जो इंडियन कंट्री है, इंडियन कंट्री, ये पॉपुलेशन वाइज वर्ल्ड में 2nd पोजीशन पे है। चाइना हमसे आगे है, उसके बाद सिर्फ हम हैं पॉपुलेशन वाइज नंबर 2 पूरे वर्ल्ड में। लेकिन जिस स्पीड से हमारे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, आने वाले कुछ सालों में हम चाइना को भी हरा के पॉपुलेशन में नंबर 1 हो जाएंगे। क्या मतलब है इसका? जब नंबर 1 हो जाएंगे तो चांस इसका बहुत ज़्यादा है कि अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में भी हम सबसे ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जिस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस स्पीड से अगर एम्प्लॉयमेंट रोजगार जनरेट नहीं हो रहा है, रोजगार नहीं बन रहा है, तो लोग आखिर काम कहाँ करेंगे, है ना? तो बहुत जरूरी है कि थोड़ा पॉपुलेशन का ख्याल भी रखा जाए, ऐसी कोई पॉलिसी बनाई जाए जहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में मेंशन हो। तीसरा क्या बोलता है? तीसरा टॉपिक है हमारा अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे जो फार्मर्स है, हमारे इंडिया के फार्मर्स हैं, उनके पास आज भी अच्छा टेक्नोलॉजी, फार्मिंग का टेक्नोलॉजी, ठीक है, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जिसके कारण से जिसके कारण से उनका एग्रीकल्चर का आउटपुट बढ़े। इस कारण से हो क्या रहा है कि उनका जितना आउटपुट होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है, जिस कारण से भी अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बढ़ रहा है। उसके बाद क्या बोला हुआ है? स्लो ग्रोथ ऑफ, सॉरी, इसके बाद एक पॉइंट है डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये। डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम का क्या मतलब है? आपने सुना होगा कि इंसान ने, किसी बंदे ने ग्रेजुएशन कर लिया है, मास्टर्स कर लिया है, पीएचडी कर लिया है यहाँ तक की, लेकिन फिर भी उसके पास जॉब नहीं है, फिर भी वो अनएम्प्लॉयड है। क्या मतलब है इसका? क्यों अनएम्प्लॉयड है? इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी क्या है? क्योंकि होता है क्या, जो भी अपने स्कूल हम कॉलेज में हम पढ़ते हैं, असली में वो फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में उसका डिमांड है या उसकी ज़रूरत नहीं होती है। जैसा कि आपके पास थियोरटिकल नॉलेज बहुत है, लेकिन किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप जाते हैं काम मांगने, तो उनको उस थ्योरी से मतलब नहीं है, आपको उस प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, जिसके कारण से आप उस इंडस्ट्री में काम कर पाएँ। लेकिन हमारे स्कूल में, कॉलेज में क्या है कि प्रैक्टिकल नॉलेज पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है, स्किल सिखाने में बहुत कम ध्यान दिया जाता है, जिस कारण से क्या है, हमारे पास डिग्री होने के बावजूद भी हम एक अच्छे एम्प्लॉय नहीं होते हैं। अच्छे एम्प्लॉय ना होने के कारण हम किसी इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि वोकेशनल स्टडी का मतलब क्या होता है? एक वोकेशनल स्टडी का मतलब होता है एक ऐसा स्टडी जिसके अंदर कुछ स्किल सिखाया जाए। स्किल मतलब कि काम करना आएगा अगर, तो इंडस्ट्री के अंदर हमें जॉब मिलने में आसानी होगी। उसके बाद है स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री से क्या मतलब कि अगर टेक्नोलॉजी वाइज कोई भी इंडस्ट्री अगर ग्रो नहीं कर रही है, अगर एक नया टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर रही है कोई भी इंडस्ट्री, तो वो इंडस्ट्री क्या है कि लगातार पिछड़ती जाती है और धीरे धीरे फिर लॉस में होने के बाद वो बंद हो जाती है। तो क्या बोला है? स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। अगर आप टेक्नोलॉजी को प्रॉपर इन्वेस्टमेंट अगर आप नहीं करेंगे, तो इस कारण से भी इंडस्ट्री लैग करता है, इंडस्ट्री पीछे होता है, उसकी ग्रोथ नहीं होती, ग्रोथ कम होती है, जिस कारण से भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जितने भी छोटे फैक्ट्रीज हैं, छोटे उद्योग हैं,
उनका लगातार गिर रहा है। वो लगातार क्यों गिर रहा है? उनके पास प्रॉपर फंडिंग नहीं है। उन छोटे उद्योगों के पास, छोटे फैक्ट्रीज़ के पास क्या है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं होता है। उनको प्रॉपर बैंकिंग सपोर्ट ना होने के कारण, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट ना होने के कारण क्या होता है कि उनका लॉस होता है, या तो वो ग्रो नहीं कर पाते हैं और लगातार वो भारत में डिक्लाइन हो रहे हैं। डिक्लाइन होने के कारण जो लोग वहाँ पे काम करते थे, उनकी जॉब जा रही है, और जॉब जा रही है इसलिए लगातार अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। उसके बाद है फॉल्टी प्लानिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉल्टी प्लानिंग। अभी लॉकडाउन के टाइम पे आपने देखा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने शहर, अपने गाँव की तरफ जा रहे थे। इसका क्या मतलब है कि जॉब की खोज में, कुछ काम की खोज में लोग शहरों से, छोटे शहरों से या तो अपने गाँव से बड़े शहरों की तरफ आते हैं। छोटे शहरों से बड़े शहरों में माइग्रेट होते हैं। माइग्रेट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि छोटे शहरों में या तो गाँव में प्रॉपर जॉब फैसिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है? गवर्नमेंट पॉलिसी यहाँ पे फेल हुआ है, जो प्लानिंग है गवर्नमेंट की वो लगातार फेल हुई है, ताकि जॉब क्रिएट वो कर पाएँ उन गाँव में या तो उन शहरों में, ताकि लोग माइग्रेट ना करें और एक बड़े शहरों पे ज़्यादा प्रेशर ना क्रिएट हो। वरना ऐसा होता क्या है कि बड़े शहरों के अंदर ज़्यादा पॉपुलेशन आ जाती है, और ऐसे में जो अभी आपने पढ़ा है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि एक बंदा अगर काम कर सकता है लेकिन उस काम को 3 लोग मिलके कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं? डिसगाइज्ड। तो शहरों में हो क्या रहा है कि भीड़ बहुत ज़्यादा आ रही है गाँव से, और काम कम है, लोग ज़्यादा पहुँच जा रहे हैं, ठीक है? तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो फॉल्टी प्लानिंग में गवर्नमेंट को करना चाहिए ध्यान, ताकि माइग्रेशन कम से कम हो, लोग अपने ही शहरों में, अपने ही गाँव में जॉब ढूँढ लें। ऐसे में गवर्नमेंट को पोल्ट्री फार्मिंग, फिशिंग ऐसे बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए। उसके बाद है इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग। इसका क्या मतलब है कि गवर्नमेंट जब भी अपनी कोई पॉलिसी लेकर आती है, तब ये नहीं बताती है वो कि 1 साल में वो कितने जॉब क्रिएट करने वाले हैं, 5 साल में कितने जॉब क्रिएट करने वाले हैं, और अगर वो बताते भी हैं कि 1 साल में या 5 साल में कितनी जॉब क्रिएट करने वाले हैं, तो ये नहीं बता पाते हैं कि किस तरीके से वो जॉब क्रिएट करेंगे या किस पर्टिकुलर सेक्टर में कितना जॉब क्रिएट कर पा रहे हैं। तो ये साफ-साफ क्या है कि इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, उनकी प्लानिंग इतनी अच्छी नहीं होती है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएँ, और ये अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को क्रिएट करता है। लास्ट है लो कैपिटल फॉर्मेशन। किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी सेक्टर में कैपिटल का फॉर्मेशन ना हो पाना उसके लिए अच्छा नहीं होता है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट करने में सक्षम या तो एबल नहीं होता है, ठीक है? इस कारण से भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। यहाँ पे हम 9 के 9 रीज़न देख लिए हैं। अगर आप इस 9 रीज़न में से कुछ 4 या 5 भी याद रख पाते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ मेजर्स हम ले सकते हैं ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल किया जा सके। क्या कुछ मेजर्स हैं? कुछ तो बहुत ही बेसिक से मेजर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, और यहाँ पे समझते हैं कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो क्या टॉपिक का नाम क्या है? मेजर्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। क्या मतलब? पहला क्या कहता है कि एक्सेलरेटिंग ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में समझा था कि जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या होता है? वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है? मतलब कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं, तो उससे होता है कि अगर ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं आप, तो आपको ज़्यादा मैनफोर्स की, वर्कफोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। जब ज़्यादा वर्कफोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंपनी में हायर करेंगे। इसका क्या मतलब? अगर ग्रोथ को एक्सेलरेट किया गया तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा क्या आता है? कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, क्या मतलब है इसका? कि अगर पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया जाए, तो जनसंख्या क्योंकि कम बढ़ेगी, ये तो हम ग्रोथ को कंट्रोल कर पाएँ, तो ऐसे में पॉपुलेशन अगर कंट्रोल करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी कंट्रोल हो जाएगी। जितने ज़्यादा लोग होंगे, उतने ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या बढ़ेगी, ठीक है? तो सेकंड पॉइंट क्या है? कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। उसके बाद क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। बिल्कुल सही है। अगर एग्रीकल्चर के फील्ड में हम टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर पाएँ अपने फार्मर्स को, उनको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाएँ, एक टूल्स, मशीनरीज़, लेटेस्ट मशीनरीज़ अगर हम दे पाएँ, इरिगेशन की फैसिलिटी दे पाएँ, तो उनका प्रोडक्शन बढ़ सकता है। अगर उनको प्रॉपर तरीके से सिखाया जाए क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में, सॉइल के बारे में, फर्टिलाइज़र्स के बारे में, और कई तरीके के उनको अगर ट्रेनिंग दी जाए फार्मिंग से रिलेटेड, तो ज़्यादा आउटपुट फार्मिंग में कर सकते हैं, और जिससे जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, है ना? तो अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने का तरीका तो यही है कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। उसके बाद एक पॉइंट है इनकरेजमेंट टू स्मॉल स्केल एंटरप्राइज। हमने लास्ट स्लाइड पे देखा था, क्योंकि डिक्लाइन हो रहा है स्मॉल इंडस्ट्री, जिसके कारण से भी अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। तो अगर यहाँ पे इनकरेज किया जाए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, इनकरेजमेंट का मतलब क्या होता है? अगर उनको अच्छा बैंकिंग सपोर्ट दिया जाए, उनको लोन की फैसिलिटी दी जाए, जिसके कारण से वो इन्वेस्टमेंट कर पाएँ, एक कैपिटल अपने लिए
लाभ पाएँ, जिसके कारण से वो स्टार्ट कर पाएँ एक नई इंडस्ट्री, या तो इन्वेस्टमेंट कर पाएँ, और इन्वेस्टमेंट करके अगर उनके पास 4 लोग काम कर रहे हैं उनकी छोटी सी फैक्ट्री में, तो वो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर कर पाएँ। तो क्या टॉपिक का नाम क्या है? इनकरेजमेंट टू स्मॉल स्केल एंटरप्राइज, ठीक है। इसके बाद क्या है? इम्प्रूवमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर को? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि बिल्डिंग्स, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई अगर ये कंट्री में इंप्रूव होता है, तो एक तो जगह मान लीजिए रोड बन भी रहा है, ठीक है, तो रोड के अंदर अगर बन रहा है, कहीं हाईवे बन रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम तो मिलता ही है हाईवे जब बन रहा होता है। और हाईवे बनने के बाद होता क्या है कि अगर आपको किसी गुड्स एंड सर्विस को कहीं पहुँचाना है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो होता क्या है कि क्योंकि अच्छे रोड हैं तो आप काम को जल्दी कर पाएंगे। जो जो आपको मार्केट में पहुंचने के लिए अगर 2 दिन का समय लग रहा था खराब रोड से, तो अगर अच्छे हाईवे का वहाँ पे हाईवे बना दिया जाता है, तो आप 1 दिन में या तो उससे कम में कवर कर पाएंगे। तो होता क्या है कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करेंगे, उसमें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। अगर मार्केट में ज़्यादा सामान कोई फैक्ट्री बेच पाएगा, तो ज़्यादा लोग की जरूरत पड़ेगी उसे, क्योंकि उसका गुड्स एंड सर्विस बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और फिर ज़्यादा लोगों को हायर करेगा। तो क्या है? इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद क्या है? स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। क्या मतलब है इसका? कि ऐसे लगातार प्रमोट किया जाए, ज़्यादा ज़्यादा ऐसी चीज़ें क्रिएट की जाए जिससे जॉब क्रिएट होने का चांस बढ़े, ठीक है। स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, इस टॉपिक को भी याद रखें। उसके बाद क्या है? इंप्रूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसका क्या मतलब? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है ये गवर्नमेंट का ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि एक इंडस्ट्री को, एक डिपार्टमेंट को, किसी सेक्टर को अगर कुछ लोग की ज़रूरत है, तो वहाँ पे जाके उस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में बताता है वो कि मुझे इतने लोग चाहिए और इस पर्टिकुलर टाइप के लोग चाहिए। और जिनको काम चाहिए होता है, जो लोग एम्प्लॉय होते हैं, जो लोग जिनको जॉब की खोज होती है, वो लोग भी जाके वहाँ पे फॉर्म भरते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मैं ये इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे काम चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का काम करता है, जिनको जॉब चाहिए उनको मिलवाता है, जिनको नए लोगों की ज़रूरत है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को अगर इंप्रूव किया जाए और अच्छा बनाया जाए ऐसे, जिससे कि जिनको जॉब ढूंढ रहे हैं और जिनको नए वर्कर चाहिए उनको आसानी से मिलवा पाए, ठीक है। तो इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा इसके अंदर, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर। उसके बाद क्या है? क्रिएशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ऐसा सिचुएशन बने जिसके अंदर से लोग खुद का अपना स्टार्टअप या अपनी फैक्ट्री या अपनी इंडस्ट्री शुरू कर सकें, ठीक है। जिसके कारण से ऐसे लॉज बनाया जाए, ऐसे फैसिलिटी दी जाए लोगों को, ताकि हर कोई अपना काम शुरू करने का सोच पाए। जैसे कि अगर मैं मान लीजिए कहीं जॉब कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ जॉब ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अगर मैं अपना इंडस्ट्री या अपना कोई काम स्टार्ट कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं जॉब सीकर किसे कहते हैं? जॉब ढूंढ रहे हैं। जॉब सीकर से जॉब गिवर, ठीक है। जॉब गिवर मतलब कि जो जॉब देता है। तो लोग अगर अपना काम स्टार्ट करेंगे, तो वो एक जॉब सीकर से क्या बन जाएंगे? जॉब गिवर, जो जॉब देता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को ऐसी बनाना चाहिए पॉलिसी, ईजी करना चाहिए, ताकि लोगों को अपना काम स्टार्ट करने में आसानी हो। दूसरा क्या पॉइंट है? एक पॉइंट क्या है? रिफॉर्म ऑफ एजुकेशनल सिस्टम। जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड पे देखा था, एजुकेशन सिस्टम प्रॉब्लम क्या है कि इंडस्ट्री को, फैक्ट्री को एक ऐसा इंसान चाहिए जो कि उनका काम कर पाए, लेकिन बहुत पढ़े लिखे होने के कारण भी कई बार क्या होता है कि उस इंडस्ट्री के लिए परफेक्ट एम्प्लॉय नहीं मिल पाता है। जैसे कि किसी का डिग्री तो है, पढ़ा लिखा तो है, लेकिन फिर भी वो इंडस्ट्री में जाके परफेक्ट काम नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास स्किल सेट नहीं होता है जो इंडस्ट्री को चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए जिसके अंदर वोकेशनल स्टडी को, प्रैक्टिकल स्टडी को, जहाँ पे प्रैक्टिकल सिखाया जाए, जहाँ पे वोकेशनल स्किलफुल स्टडी को प्रमोट किया जाए। और लास्ट में है मैन पावर प्लानिंग। इसका क्या मतलब कि अपने जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उनको प्रॉपर से प्लान कर पाएँ, कि कितने लोग कहाँ पे ज़रूरत है, किस तरह के लोग ज़्यादा ज़रूरत है, कहाँ पे कम ज़रूरत है, कहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे में भी क्या होता है कि आउटपुट बढ़ता है, आउटपुट बढ़ने के कारण से जॉब यहाँ पे क्रिएट होता है, ठीक है। यहाँ पे आप समझते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। क्या है ये गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन? क्या है कि गवर्नमेंट किस किस तरीके से जॉब प्रोवाइड करती है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पहला तो है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट को समझते हैं कि जब भी गवर्नमेंट डायरेक्ट किसी को जॉब देती है उसे कहते हैं डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं हाईवे बन रहा है, तो उस हाईवे में जो लोग काम कर रहे हैं वो गवर्नमेंट उनको डायरेक्ट एम्प्लॉय किया है, डायरेक्ट जॉब दिया है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। मतलब किसी भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में कुछ लोग काम कर रहे हैं, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का एग्जांपल है। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको भी डायरेक्ट जॉब मिला हुआ था गवर्नमेंट से, और वो भी एग्जांपल होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? तो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आप इस तरीके से समझे
कि अगर इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल इस तरह से लेंगे, अगर गवर्नमेंट ने कोई गुड्स एंड सर्विस डिमांड किया है किसी प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, कोई प्राइवेट सेक्टर जो कि सीमेंट बना रही है, यहाँ पे सीमेंट बना रही है कोई प्राइवेट सेक्टर, और गवर्नमेंट ने कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो गवर्नमेंट ने क्या डिमांड किया, मुझे सीमेंट चाहिए। तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के कारण उसको नए लोग की जरूरत पड़ेगी, और इस तरीके से क्या किया, गवर्नमेंट ने डिमांड किया कुछ गुड्स एंड सर्विस, जिसके कारण से प्राइवेट सेक्टर में जॉब क्रिएट हो गई। तो ये एग्जांपल होता है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट ने डायरेक्टली खुद तो एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया, लेकिन गवर्नमेंट के कारण, गवर्नमेंट के डिमांड करने के कारण गुड्स एंड सर्विसेज का किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब क्रिएट हो गई, इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा 3 ऐसे स्कीम का नाम बताने जा रहा हूं मैं जिसके अंडर जॉब दी जाती है। इसको डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी भी अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है और अगर आप ये 3 स्कीम याद रहता है, अगर तीनों स्कीम को आप मेंशन कर देते हैं, एक्सप्लेन नहीं भी करते हैं, अगर मेंशन कर देते हैं तो भी आपका एक अच्छा आंसर होगा। पहला है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, क्या है ये, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना, और तीसरा है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। अगर आप 3 ये प्रोग्राम्स को याद रखते हैं फिर भी बहुत है, इसे हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है, यहाँ पे जो चैप्टर है वो हमारा खत्म होता है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह गया हो या कुछ कहना हो, कुछ चाहते हो आप सजेशन, जिसके कारण से मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ आपको एक्सप्लेन करने में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है।